हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द डार्कलिंग थ्रश जो कि थॉमस हार्डी की काफ़ी फेमस पोएम है ना, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन कर रखे हैं। इंट्रोडक्शन में है द डार्कलिंग थ्रश इज ए ब्यूटीफुल पोएम। डार्कलिंग थ्रश जो है काफी सुंदर पोएम है, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम थॉमस हार्डी, जिसको कि कंपोज किया गया है, लिखा गया है उस टाइम के बेस्ट पोएट के द्वारा, जो कि है थॉमस हार्डी। हार्डी रोड दिस पोएम टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। हार्डी इस पोएम को लिखते हैं अपनी फीलिंग्स मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अबाउट द वर्ल्ड। और किस भावनाओं को? वर्ल्ड के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। व्हेन इट वाज अबाउट टू एंटर द 20th सेंचुरी, मतलब वर्ल्ड जब 20th सेंचुरी में एंटर करने वाला था ना, मतलब 1901 से पीरियड शुरू होने वाला था, तो 1900 के बाद ही इस पोएम को लिखा गया। तो 1901 में जो जिसको कि हम लोग 20th सेंचुरी बोलते हैं, तो उस सेंचुरी में जब प्रवेश करने वाला था वर्ल्ड, तो उस टाइम पोएट के मन में क्या फीलिंग्स आ रही थी ना, उसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं इस पोएम के जरिए। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जो ओरिजिनल टाइटल है, इज बाय द सेंचुरीज डेथ बेड, वो है बाय द सेंचुरी डेथ बेड। द पोएम वॉज रिटन इन 1899, पोएम को जो है 1899 में लिखा गया, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 29 दिसंबर 1900, और पहली बार जो पब्लिश करवाया गया वो 29 दिसंबर 1900 में करवाया गया। मतलब बिल्कुल नया साल आने वाला है 29 के बाद, मतलब 31 से मतलब 31 के बाद से फिर से 1901 शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल एंड में इस पोएम को पब्लिश करवाया गया, साल जब खत्म होने वाला था, एक सेंचुरी खत्म होने वाला था। इन द ग्राफिक, तो द ग्राफिक में पहली बार इस पोएम को पब्लिश करवाया गया। द पोएम वॉज लेटर पब्लिश्ड इन लंदन टाइम्स, और बाद में इस पोएम को फिर लंदन टाइम्स में पब्लिश करवाया गया। एंड देन, और उसके बाद इंक्लूडेड इन ए कलेक्शन इन टाइटल, बाद में इसको एक कलेक्शन में शामिल किया गया जिसका कि टाइटल था पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट्स। मतलब ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था, मतलब ये जो कलेक्शन है तो इसमें ढेर सारा पोएम शामिल था, तो इसी कलेक्शन में बाद में पब्लिश करवाया गया इस पोएम को। द स्पीकर सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम एवरीवन, और इस पोएम में क्या होता है कि स्पीकर जो है, वक्ता, वो खुद को सेपरेट करते हैं एवरीवन इट मीन सभी लोगों से, एज ही क्वाइटली व्यूज द ब्लीक सीन्स अराउंड हिम। और क्वाइटली इट मीन्स शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल चुपचाप ना, व्यू इट मीन्स देखते हैं ब्लीक सीन्स। ब्लीक सीन्स मतलब हो जाता है अपने चारों ओर का जो उनका अंधकार में सीन्स होता है ना, अंधकार में दृश्य, तो उसको देखते हैं पोएट बिल्कुल शांति से। ही फील्स दैट, वो ऐसा अनुभव करते हैं, द सेंचुरी इज डेड, कि सेंचुरी जो है डेड होने वाली है, मर रही है। एंड द स्काई एक्टिंग एज ए ब्लैंकेट, और जो आकाश है यहाँ पे एक ब्लैंकेट इट मीन्स कंबल का काम कर रहा है, फॉर द डेड मतलब मरे हुए को ढकने का काम कर रहा है। पोएट का यहाँ कहना है कि सेंचुरी जो है, क्योंकि नई सेंचुरी आने वाली थी 1901 से, तो पोएट कहते हैं इस पोएम के थ्रू सेंचुरी की डेथ हो रही है, और जो यहाँ पे स्काई है वो इन सारे डेथ बॉडी को ढकने का काम कर रहा है, ब्लैंकेट का काम कर रहा है। ऑल ऑफ सडन आउट, और इन सबसे अचानक क्या होता है, ऑफ ऑल दैट साइलेंस एंड डेथ, मतलब इन सारे साइलेंस में और डेथ के बीच, एंड नेवर एंडिंग ग्रेनेस, और कभी ना खत्म होने वाले ग्रेनेस के बीच। ग्रेनेस क्या हो जाता है ना, एक मतलब शाम और रात के बीच का टाइम होता है ना, जिस टाइम हल्का हल्का ग्रे टाइप का मतलब हो जाता है टाइम, मतलब बिल्कुल अंधेरा होने वाला है बट हल्का फुल्का लाइट है, तो उस टाइम मतलब इन सब टाइम के बीच क्या होता है ना, द स्पीकर हियर समथिंग, पोएट को कुछ सुनाई देता है, वक्ता को कुछ सुनाई देता है। मतलब ये ऐसा अजीब सा माहौल है, सडन उन सब में अचानक क्या होता है, उस साइलेंस के बीच, उस डेथ के बीच, नेवर एंडिंग कभी ना खत्म होने वाले ग्रेनेस के बीच पोएट को कुछ सुनाई देता है वक्ता को। द साउंड विच रिमाइंड्स हिम ऑफ लव, लाइफ एंड होप, और ये जो साउंड है उनको याद दिलाता है लव का, लाइफ का और होप का, मतलब एक आशा की किरण जगाता है वो जो साउंड पोएट को इस समय सुनाई दिया। दिस इज द इवनिंग सॉन्ग संग बाय ए थ्रश हिडन समवेयर, और यह जो सॉन्ग था, ये जो सुनाई दिया पोएट को, वो क्या था, एक इवनिंग सॉन्ग था, मतलब एक शाम का गीत था, जो कि इस संग मतलब गाया जा रहा था बाय ए थ्रश, एक थ्रश के द्वारा। थ्रश इट मीन्स होता है एक पक्षी के द्वारा, जो कि हम आपको मेंशन कर दिए हैं, आपको यहाँ से क्लियर हो पा रहा होगा, तो इस तरह की पक्षी होती है थ्रश। तो थ्रश के द्वारा एक सॉन्ग सुनाई देता है पोएट को, हिडन समवेयर, मतलब जो थ्रश है वो कहीं पे छुप के पोएट को दिख नहीं रही थी, ये मतलब इवनिंग सॉन्ग गाना शुरू करती है इस अजीब से सिचुएशन में, जब पोएट कैसा मतलब अजीब सा फील कर रहे हैं। अब ये हो गया, तो पोएम जो है हम लोग का मेन इसी बारे में है, इंट्रोडक्शन में ये हम मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। सेक्शन में हम अबाउट थॉमस हार्डी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रखे हैं।
थॉमस हार्डी द नॉवलिस्ट एंड पोएट वॉज बॉर्न एट डोरसेट इन 1840। थॉमस हार्डी जो कि नॉवलिस्ट भी हैं और पोएट भी हैं, उनका जन्म जो है डॉर्सेट में 1840 में हुआ। दिस बर्थ प्लेस हैज़ बीन लेटर रिफर्ड टू एज वेसेक्स, और इसी बर्थ प्लेस को बाद में ना वेसेक्स के नाम से जाना जाने लगा। इन हिज नॉवेल्स, उनके नॉवेल्स में थॉमस हार्डी मोस्टली अपनी नॉवेल्स में ना मतलब सेटिंग रखते थे तो वो वेसेक्स का सेटिंग रखते थे, लेकिन मोस्टली नॉवेल जो की जो सेटिंग थी वेसेक्स में थी, तो जो उनका बर्थ प्लेस के रूप में जाना जाने लगा। अलडाउ, हालांकि हार्डीज फर्स्ट लव वॉज पोइट्री, हार्डी का जो पहला प्यार था वो पोइट्री था। इट मीन्स हार्डी को पोइट्री लिखना काफ़ी पसंद था। ही मेड हिज रेपुटेशन एज ए नॉवलिस्ट, पहला प्यार पोइट्री था, लेकिन जो उनको रेपुटेशन इट मीन्स प्रसिद्धि मिली, जो वो फेमस हुए एज ए नॉवलिस्ट हुए फेमस। पोइट्स लाइक, पोइट्स जैसे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट, W.H. ऑर्डन, डायलन थॉमस एंड फिलिप लर्किन इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस हार्डी, ये थॉमस हार्डी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे ये सारे पोइट्स। इमंग हिज वर्ल्ड फेमस नॉवेल्स, उनके वर्ल्ड फेमस नॉवेल्स में इंक्लूडेड शामिल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टीज ऑफ द अबरविलेज, जूड द ऑब्स्क्योर, द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, रिटर्न टू द नेटिव। इसमें से 2-3 नॉवेल पे हम वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सब इनका काफ़ी फेमस नॉवेल है और एज ए नॉवेलिस्ट थे स्टार्टिंग में, फेमस हुए थे। फिर बाद में क्या हुआ, एट द एंड टाइम ऑफ हिज लाइफ, अपने लाइफ के अंतिम समय में ही टर्न टू पोइट्री, वह क्या किए, पोइट्री की तरफ मुड़े, विच ही कंटिन्यू टू राइट एंड पब्लिश थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और उसके बाद वो क्या किए, इस चीज़ को कंटिन्यू रखे, मतलब लाइफ के अंतिम तक पोइट्री लिखना, एक तो अंतिम टाइम में ही पोइट्री लिखना शुरू किए और जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक वो पोइट्री ही लिखे। ही पब्लिश्ड 8 कलेक्शन ऑफ पोइट्री, पोइट्री का भी वो 8 कलेक्शन पब्लिश कर रखे हैं इंक्लूडेड, जिसमें कि शामिल है पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, जो कि अभी हम बताएं डार्कलिंग थ्रस्ट को भी उसी में पब्लिश करवाया गया है, एंड सटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये 2 हम कलेक्शन शामिल किए हैं। पोएम की कलेक्शन में क्या होता है ना, ढेर सारा पोएम रहता है, तो इसी में से टोटल पोएट जो है 8 लिख रखे हैं, हम बस 2 का नाम मेंशन किए हुए हैं। अब ये हार्डी के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, पोएम किस तरीके से लिखा गया है। द पोएम हैज टोटल 32 लाइन्स, पोएम में जो है टोटल 32 लाइन्स है, डिवाइडेड इनटू 4 स्टांजा, और उस 32 लाइन्स को ना 4 स्टांजा में बांटा गया है। इस स्टांजा है 8 लाइन्स, हर स्टांजा में जो है 8 लाइन है, जिसको कि ऑक्टेव भी कहते हैं 8 लाइन के स्टांजा को। द राइम स्कीम ऑफ इच स्टांजा इज, हर स्टांजा का जो राइम स्कीम है वो है AB AB CD CD। इट इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, इस कविता को आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। सम लाइन्स हैव बीन 4 स्ट्रेट साइलेबल, कुछ लाइन्स में जो है 4 स्ट्रेट साइलेबल है, वाइल सम हैव 3 स्ट्रेट साइलेबल, और कुछ लाइन्स में जो है 3 स्ट्रेट साइलेबल का यूज किया गया है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। और एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम के थ्रू पोएट क्या बोलना चाहते हैं वो समझते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे आखिरी सेक्शन आएगा कंक्लूजन, ये भी नॉर्मली 2-3 पेज का होगा एनालिसिस। द पोएम स्टार्ट्स विद स्पीकर, पोएम जो है स्पीकर के साथ शुरू होती है। सीम्स टू बी ए लॉन्गर स्टैंडिंग अगेंस्ट ए वुडन गेट, जो कि काफी लंबे समय से ना एक वुडन गेट, एक लकड़ी के गेट के सामने खड़े हैं। वॉचिंग द ब्लीक सीन्स अराउंड हिम, और अपने चारों ओर के ब्लीक सीन्स इट मीन्स उदास वाला मतलब अंधकार वाले सीन्स को देख रहे हैं। द वर्ल्ड सीम्स टू बी सैड, और यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो सैड प्रतीत हो रहा है। एंड विंटर इज ड्रॉइंग टू इट्स क्लोज, और विंटर बिल्कुल क्लोज आ रहा है, मतलब ठंड आने वाला है। ऐसे माहौल के बारे में पोएट बात करते हैं स्टार्टिंग में। द स्माइल ऑफ द थिक टेंगल स्टीम, जो स्माइल है थिक यानी मोटे, और टेंगल्ड इट मीन्स हो जाता है ट्विस्टेड, एक तरह से जो मतलब पेचीदा हो, ट्विस्ट किया हुआ। स्टीम्स की जो है ना, ऑफ द प्लांट्स एज ए ब्रोकन लायर, उसका कंपैरिजन किया गया है ब्रोकन लायर से। ब्रोकन लायर क्या होता है ना, टूटा हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लायर, जिसको कि हम यहाँ मेंशन कर दिए, आपको पिक्चर से क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ब्रोकन लायर से ये थिक टेंगल स्टीम्स को पोएट यहाँ पे कंपेयर करते हैं। एड्स मोर टू हिज सॉरो एंड सैडनेस अराउंड हिम, और ये चीज़ें जो हैं मतलब वो टेंगल स्टीम और ब्रोकन लायर वाला जो जैसा जो दिख रहा है टेंगल स्टीम, तो वो ना इस माहौल को, इस शाम को, इस इवनिंग को और भी ज़्यादा दुखद और सैडनेस भरा बनाता है। वैन कोल्डनेस एंड डार्कनेस डिसेंट्स, और जब कोल्डनेस इट मीन्स ठंडी जो है, और डार्कनेस इट मीन्स अंधेरा जो है, डिसेंट्स इट मीन्स और ज़्यादा बढ़ने लगती है। द ह्यूमन बींग्स रिटायर टू देयर होम्स, सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं घर चले जाते हैं। टू सिट बाय द फायर साइड्स, और आग के पास जाके बैठते हैं। द स्पीकर हाउएवर, हालांकि जो स्पीकर है, डज नॉट इंक्लूड हिमसेल्फ एमंग ऑल मैनकाइंड, वो खुद को ना बाकी सारे मानवों में शामिल नहीं कर रहा है, वो खुद को बाकी सारे मनुष्यों से अलग रख रहा है। वो बता रहा है कि नॉर्मली इंसान ठंड आने पर क्या करते हैं, घर जाते हैं, आग के किनारे बैठते हैं, बट ये स्पीकर जो है वो अलग है। ही एलिनिएट्स हिमसेल्फ एज टू बी द ओनली मैन, वह खुद को सबसे
अलग रखते हैं एक ऐसे मैन के रूप में, स्टैंडिंग एट ए डेसोलेट सीन, जो इस डेसोलेट सीन्स इट मीन्स अंधकार में, सीन्स उदास सीन्स में अकेला खड़ा है। मतलब कोई दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो है ना पुराना साल, पुराना सेंचुरी खत्म हो जाएगा और नया सेंचुरी आने वाला है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा हो गया। टू मेक द डिजेक्टेड एम्बियंस मोर प्रोफाउंड, उस डिजेक्टेड इट मीन्स उदास वाले एम्बियंस इट मीन्स माहौल को और भी ज़्यादा गंभीर बनाने के लिए फ्रॉस्ट डेवलप्स, फ्रॉस्ट इट मीन्स जो एक तरह से हम बोल सकते हैं बर्फ का जो क्रिस्टल होता है वो डेवलप्स ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक इन स्पेक्टर ग्रे, स्पेक्टर ग्रे में जो है फ्रॉस्ट जो है ह्यूमन इंसान की विशेषता को डेवलप कराता है, दिखाता है। स्पेक्टर ग्रे इट मीन्स यहाँ स्पेक्टर ग्रे मतलब घोस्ट को, कहीं ना कहीं भूत को बोला गया है। द स्पीकर पॉइंट्स आउट लैक ऑफ लाइफ, तो इन सब माहौल के बारे में पोइट बात करते हुए बताते हैं क्या, किस तरह पॉइंट आउट करते हैं कि लाइफ की कमी दिखाते हैं, कलर की कमी दिखाते हैं। एंड म्यूजिक थ्रू द फर्स्ट स्टांजा, मतलब फर्स्ट स्टांजा में कहीं ना कहीं होपलेसनेस के बारे में दिखा रहे हैं पोइट, ठीक है, लाइफ की कमी, कलर की कमी, म्यूजिक की कमी। तो ये क्लियर हो गया। अब इन द सेकेंड स्टांजा, दूसरे स्टांजा में द स्पीकर डिस्क्राइब्स द बैरन लैंडस्केप, इस बंजर लैंडस्केप इट मीन्स दृश्य के बारे में पोइट बात करते हैं। एज द कॉर्प्स ऑफ 19th सेंचुरी, पोइट बोलते हैं कि 19th सेंचुरी का कॉर्प्स इट मीन्स जो लाश है। एंड द क्लाउड वर्क्स एज ए कैनोपी, मतलब उस लाश के ऊपर जो बादल है ना, मतलब आकाश में, वो कैनोपी की तरह काम कर रहा है। कैनोपी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से शामियाना होता है जो ढकने का काम करता है, तो उस तरह कैनोपी का काम कर रहा है, कवरिंग द डेड बॉडी, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डेड बॉडी को कवर किए हुए है। द स्पीकर फील्स दैट, स्पीकर ऐसा अनुभव करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, स्पीकर ऐसा अनुभव करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। थ्रू द बर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा बर्थ होने की वजह से, बहुत ज़्यादा उपयोग होने की वजह से 19th सेंचुरी हैज़ बिकम स्टैग्नेंट, 19th सेंचुरी जो है काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गया है। ए न्यू एरा इज राइजिंग, न्यू एरा मतलब एक नया एरा जो है आने वाला है। इन द हॉरिजन, बिल्कुल हॉरिजन पे खड़ा है, क्षितिज पे खड़ा है। एंड द पीपल हैव फाउंड सॉलेस थ्रू दैट, और लोगों को ना यहाँ इसमें कहीं ना कहीं सांत्वना मिल रही है कि मतलब पोइट लोगों को लग रहा है कुछ नया, मतलब नई शताब्दी शुरू होगी, नई सेंचुरी शुरू होगी तो कुछ नया देखने को मिलेगा, लोगों के अंदर आशा है। हाउएवर, हालांकि द पोइट, मतलब हम कहीं पे पोइट यूज़ किए हैं, कहीं पे स्पीकर यूज़ किया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। स्पीकर और पोइट दोनों सेम ही हैं। तो जो पोएट है ना इज अनेबल टू कम टू टर्म्स विद द न्यू एरा, मतलब हर कोई उस न्यू एरा का वेट कर रहा है, लेकिन पोएट जो है उस न्यू एरा के साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पा रहे। एज ही इज नॉट सो श्योर, क्योंकि वो ना सो श्योर इट मीन्स बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं है इस चीज़ के लिए, अबाउट फॉरगेटिंग ओल्ड ऑल वैल्यूज़, कि वो सारे पुराने वैल्यूज़ इट मीन्स पुरानी शताब्दी में जो भी हुआ, पुराने साल में जो भी हुआ, कि उसको वो फॉरगेट कर जाए। एंड बिलीव्स, और जो भी उनकी मान्यताएं थी पुराने टाइम की उसको भूल जाएं। फॉर द सेक ऑफ ए न्यू एंड इम्प्रूव वर्ल्ड, मतलब इम्प्रूव्ड वर्ल्ड या कोई नई चीज़ के, नए सेंचुरी को अपनाने के लिए, नई चीज़ को अपनाने के लिए वो पुरानी चीज़ों को पोइट नहीं भूलना चाह रहे हैं। इस वजह से पोइट जो है ना सैड है। अब आगे है, सडनली अचानक से द स्पीकर हियर्स ए सिंगिंग, यहाँ पे मतलब ये सब हो गया, पोइट यहाँ तक सेट थे, तो अचानक से पोइट को एक सिंगिंग यानी गाने की आवाज़ आती है। एंड दिस इज अ लव सॉन्ग, और ये जो सॉन्ग था कौन था, लव सॉन्ग था। इट इज़ फुल ऑफ होप, ये सॉन्ग जो है फुल होप से भरा हुआ था, ब्यूटी से भरा हुआ था, एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, और पूरी खुशियों से भरा हुआ था। दिस इज द इवनिंग सॉन्ग संग बाय ए थ्रश, और यह क्या था, एक इवनिंग सॉन्ग था जो कि थ्रश के द्वारा गाया जा रहा था। मतलब शाम में जैसे पक्षियाँ तो चाहती है ना, तो शाम में थ्रश नाम का जो बर्ड है, जो कि हम बताए थे आपको पिक्चर में भी, वो थ्रश क्या कर रही है, इवनिंग सॉन्ग गा रही है, हिडन समवेयर, कहीं पे छुप के। दाउ, हालांकि द ट्यूटलर थ्रश फाइनली मेक्स इट अपीयरेंस, हालांकि जो ट्यूटलर थ्रश इट मीन्स जो नामात्र थ्रस्ट है, जो बर्ड है, वो अंत में अपना अपीयरेंस मतलब दिखाती है कि वो बर्ड है, पोइट देख पाते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल प्रिटी, यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, टू लुक एट, देखने में। इट इज़ ए वीक एज्ड बर्ड, मतलब एक तो कमजोर थी, एज्ड इट मीन्स काफ़ी एज भी लग रहा था बर्ड का कि वो बूढ़ी हो चुकी है। हुज प्लम, जिसका कि प्लम्स इट मीन्स जो पंख है, हैव बीन बैटर्ड बाय द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म मतलब जो तूफान आई थी, आंधी आई थी, उससे बैटर्ड हो चुका था, मतलब कहीं ना कहीं मतलब खराब हो चुका था पंख बर्ड का। द पुअर बर्ड इज स्टक इन द मिडिल ऑफ ए नेस्टी स्टॉर्म, और वो जो पुअर बर्ड इट मीन्स असहाय बर्ड है, चिड़िया है, वो फंस गई थी नेस्टी इट मीन्स बूढ़े दुखद स्टॉर्म के बीच। येट इट जस्ट, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसका जो जस्ट है, जस्ट इट मीन्स जो रुचि है फॉर लाइफ को लेके, हैज़ नॉट
बीन ड्रेन्ड, वो खत्म नहीं हुई। तो पोएट इस लाइन के थ्रू ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो बर्ड है वो मतलब गाना गा रही है, इवनिंग सॉन्ग गा रही है, जो उसका काम है वो कर रही है होप के साथ। जबकि क्या हुआ कि वो खतरनाक से स्टॉर्म में फंस गई थी, जिस वजह से उसका पंख भी डैमेज हो गया और काफ़ी मतलब एजेड भी दिख रही है, वीक भी दिख रही है। लेकिन फिर भी उसके अंदर से ना जो लाइफ का जो होप होता है ना, वो खत्म नहीं हुआ है, लाइफ को लेके रुचि खत्म नहीं हुआ है। द बर्ड somehow manages टू एग्जिस्ट, और किसी तरह जो वो बर्ड है एग्जिस्ट करना मतलब खुद को जीवित रखना मैनेज कर पाई है। एंड सिंग इन दिस डल एंड डेसोलेट सराउंडिंग्स, और इस डल, सुस्त और डेसोलेट इट मीन्स उदास सराउंडिंग्स में गा रही है। विथ इट्स रफल्ड प्लम्स, अपने रफल्ड प्लम्स के साथ, मतलब कटे हुए पंख के साथ, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो पंख खराब हो गया है तो उन सबको इग्नोर करते हुए जो है बर्ड है यहाँ पे एक लव सॉन्ग गा रही है। द थ्रश सॉन्ग इज चीयरफुल, थ्रश का जो सॉन्ग है वो काफ़ी चीयरफुल है, मतलब काफ़ी खुशी देता है, आनंदमय है, आनंद देता है। एंड द चीयरफुलनेस ऑफ इट सॉन्ग, और इस सॉन्ग की जो चीयरफुलनेस है, खुशी है, हैज डिसरप्ट द ग्लूमीनेस अराउंड, वह आसपास की ग्लूमीनेस इट मीन्स उदासी को ना खत्म करती है, कम करती है। द सॉन्ग इज मेयरली जस्ट नॉट ए सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है ये सिर्फ गाना नहीं है, बट एन इंडिकेशन, लेकिन क्या है, एक इंडिकेशन है, एक इशारा है, दैट नथिंग इज एब्सोल्युटली निगेटिव, कि कुछ भी बिल्कुल निगेटिव नहीं होता। मतलब नया शताब्दी, नया सेंचुरी शुरू होने वाला है तो इसमें भी कुछ भी निगेटिव पूरी तरह से नहीं होगा। होप अराइज इवन फ्रॉम द डार्क एंड डिजेक्टेड सिचुएशन, होप जो होती है, आशा जो होती है, वो मतलब मिल जाती है डार्क से डार्क, अंधेरे से अंधेरे, और डिजेक्टेड मतलब उदासी से उदासी वाले सिचुएशन में हम लोग को आशा मिल जाती है कुछ ना कुछ। द स्मॉल एंड फ्रेल बर्ड, वो छोटी सी चिड़िया जिसका कि पंख भी कुतरा हुआ है, हैज मैनेज टू डू व्हाट द पोएट हैज बीन अनेबल, वो क्या की मैनेज कर सकी वो करने के लिए जो पोएट नहीं कर सके। मतलब कहीं ना कहीं उस छोटी सी चिड़िया के अंदर आशा है नए सेंचुरी को लेके, नए साल को लेके, जो लेकिन जो पोएट है वो आशाहीन हो चुके हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है, वो छोटी सी चिड़िया वो काम कर ली जो पोएट नहीं कर सके, पोएट वो जो काम करने में असमर्थ रहे। दाव, हालांकि द बर्ड प्रोबेबली वॉन्ट क्रिएट ए बिग चेंज, हालांकि जो चिड़िया है वो बहुत बड़ा कुछ बदलाव नहीं ला सकती, बट इट्स विलिंग टू ट्राई, लेकिन वह कोशिश करती है। मतलब चिड़िया की, एक चिड़िया के रहने से, नहीं रहने से, या उसके बुरा मानने से क्या फर्क पड़ेगा वर्ल्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना काम कर रही है, मतलब कितना भी आंधी तूफान आ जाए। तो वही बताया गया है कि वो मतलब ऐसा करना चाह रही है, थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश तो कर रही है। द स्पीकर पेंट्स आउट द थ्रश टू बी सिंगिंग इन सच ए वेदर, और पोएट स्पीकर जो है यहाँ पे मतलब बताते हैं थ्रश को ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वेदर में गाते हुए। एंड इन ए वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज डाइंग, और ऐसे वर्ल्ड में गाते हुए दिखाते हैं जहाँ पे सब कुछ डाइंग इट मीन्स खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। देयर माइट बी होप, हो यहाँ पे पोएट बोलते हैं यहाँ शायद हो सकता है कि होप हो ऑफ गुड फॉर्च्यून इन द बर्ड्स हर्ट, कि बर्ड के हर्ट में मतलब कुछ अच्छा होने का होप हो, विच द स्पीकर इज अनअवेयर ऑफ, जिससे कि स्पीकर अनअवेयर है, एंड येट फाइंड आउट, और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बर्ड के अंदर एक आशा की किरण है जो पोएट के अंदर नहीं है, और पोएट उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिस स्टांजा कन्वेज ए मैसेज ऑफ होप, इस तरह से जो ये स्टांजा है हम लोग को होप का मैसेज देता है। एंड लव का इज ए पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, कि लव और होप जो होता है वो लाइफ को लेके, जीवन को लेके एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। अगर हम लोग मतलब होप रखें, उम्मीद रखें कि कुछ अच्छा होगा, तो कन्फर्म है कि कुछ अच्छा होना ही है, क्योंकि हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बुरा ही हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए। इफ ए थ्रश, कि अगर एक थ्रश मतलब एक जो बर्ड है छोटी सी, कैन सिंग इट्स हर्ट आउट विदाउट ए केयर, कि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, एक थ्रश, एक छोटी सी चिड़िया जब इस सिचुएशन में, उदासी वाले माहौल में, इस तूफानी रात में मतलब गा सकती है शाम में, श्योरली द पोएट कैन डू द सेम, तो निश्चित रूप से पोएट भी ऐसा कर ही सकते हैं, अपने अंदर होप ला ही सकते हैं न्यू सेंचुरी को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पोएम का एनालिसिस खत्म हो जाता है। अब आगे कंक्लूजन है, कंक्लूजन के बाद नोट्स खत्म हो जाएगा। दस इस प्रकार थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए हार्डी स्प्रेड द मैसेज ऑफ होप एंड लव, हार्डी जो है होप एंड लव के मैसेज को स्प्रेड करते हैं, मतलब उस मैसेज के बारे में बताते हैं। द सॉन्ग ऑफ डार्कलिंग थ्रश, डार्कलिंग थ्रश का जो सॉन्ग है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो गाना है, असहर्ष, असहर्ष मतलब हो जाता है कि हम लोग को गाइड करता है, टीच करता है, सिखाता है। इन द ग्लूमी एम्बियंस, की किस तरह से उदासी वाले माहौल में, एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, की लाइफ को लिए हम लोग कैसे पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं तो उदासी वाले माहौल में भी, ये बर्ड का वो सॉन्ग सिखाते हैं। द न्यू सेंचुरी अबाउट टू टेक बर्थ, जो नई सेंचुरी है बिल्कुल बर्थ लेने वाली है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। माइट ब्रिंग ए न्यू शाफ्ट ऑफ होप टू द एलियनिंग ह्यूमैनिटी, वो एलियनिंग ह्यूमैनिटी इट मीन्स जो इम्परफेक्ट
मतलब ह्यूमैनिटी जो ख़त्म हो गई है उसमें एक आशा की किरण, नई आशा की किरण लाएगी जो नई सेंचुरी है, ऐसा पोइट बोल रहे हैं। अब आगे है, होप कैन बी फाउंड इवन इन लिटिलिएस्ट ऑफ थिंग्स। होप जो होती है ना, आशा जो होती है ना, वो छोटे से छोटे चीज़ों में मिल जाती है। बिकॉज क्योंकि वन जस्ट हैज़ टू कीप लुकिंग। बस क्या होता है ना, किसी को बस देखते रहना होता है, कि बस उसको ढूंढते रहना होता है कि बस एक आशा की किरण मिल जाए, तो कन्फर्म है कि छोटे छोटी चीज़ में होप मिल जाता है। जस्ट लाइक द पोएट, बिल्कुल पोएट की तरह, एवरी वन नीड्स टू फाइंड देयर होप। मतलब पोएट को क्या हुआ, उस डार्कलिंग थ्रश में होप दिखा। पोएट उसको देख के थोड़ा मतलब अवेयर हो गए कि कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा आशा कर सकते हो। तो इस तरह कि पोएट के साथ क्या हुआ कि एवरीवन नीड्स टू फाइंड देयर होप, कि जस्ट लाइक पोएट की तरह ही सभी को क्या होगा कि अपना होप ढूंढना होगा। एंड लव इवन इन डेसोलेट टाइम्स, अपने डेसोलेट टाइम्स में भी, अपने उदासी वाले टाइम्स में भी एक आशा की किरण, एक लव मतलब वो ढूंढना होगा। टू सिंग लाइक द थ्रश, बिल्कुल थ्रश की तरह गाने के लिए, कि मतलब कोई अपने उदासी वाले टाइम, कोई अपने बुरे टाइम को भी सेलिब्रेट कर सके। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो नया चीज़ आता है, नया सिचुएशन आता है, तो वो अपने साथ पूरी तरह से निगेटिविटी नहीं लाता है, कुछ ना कुछ उसमें भी पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, बस हम लोग को होप चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो ये नोट्स है खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।